हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक जो होता है ये एक तरह से एक बैंक हो सकता है, या क्रायो बैंक भी बोल देते हैं इनको, सीमन बैंक भी बोल देते हैं। ये एक तरह की फैसिलिटी है या इंटरप्राइज कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स रहती हैं ये जो कि स्पर्म को कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं ह्यूमन स्पर्म को। ये स्पर्म जो है वो स्पर्म डोनर के भी हो सकते हैं फॉर द यूज़ बाय द वुमेन, और ये पर्सनल भी स्पर्म जो है वो हो सकते हैं। व्हाट्सोएवर द रीज़न जो है कि वीमेन को अगर स्पर्म की रिक्वायरमेंट है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न के कारण, तो वो इन स्पर्म बैंक्स से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्पर्म बैंकिंग जो होती है वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसमें वो कलेक्ट करते हैं, फिर इनको फ्रीज करते हैं, फिर स्टोर करके रखते हैं। इनको हम स्पर्म फ्रीजिंग या स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्म जो है उनको फिर थॉट किया जाता है और यूज्ड किया जाता है फ्यूचर, चाहे वो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस हो या वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो। फर्स्ट स्पर्म जो बैंक जो है वो 1964 में लोवा यूएसए के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर जो है वो बनाए गए थे। स्पर्म बैंक जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जिनके जो बच्चे हैं लेकिन वो नेचुरली जो है वो कंसीव नहीं हुए थे। और कुछ ऐसे भी आप केसेस देखते हैं जहाँ सिंगल वीमेन होती है, ठीक है, या सेम सेक्स के कपल होते हैं, या कपल होते हैं जिनमें एक पार्टनर जो है इनफर्टाइल होता है। तो उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उनके पास भी एक बेबी जो है वो हो सकता है। स्पर्म बैंक जो है वो किसी तरह की क्योर नहीं करता है इनफर्टिलिटी में। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो तो सेम रहती हैं, बस ये क्या करते हैं कि ये जो है आपको अगर स्पर्म की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सैंपल लिया जाता है, स्पर्म बैंक जो उनको प्रिजर्व करता है, और फिर जो है उनको चाहे वो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के द्वारा या उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है। नीड क्यों है स्पर्म बैंक की, नीड क्यों है? इसमें बहुत सारी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसिस होते हैं। पहली हेल्थ कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि टेस्टिकुलर कैंसर है, हॉकिंग लिम्फोमा है, या ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम है जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर उनको स्पर्म बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, जैसे कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि कैंसरस का है, कोई कीमोथेरेपी है, ठीक है, या फिर जेंडर एफर्मेशन सर्जरी हो जाती है जिसमें क्या होती है इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो स्पर्म बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एज की प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ जब इनिशियल यंगर स्टेज के अंदर जो है मैन मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है ईच डे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40 या उससे ज़्यादा होती है तो नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो एज फैक्टर जो है एक रोल प्ले करता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह कहता है कि जो यंग एज होती है अगर 40 से बिलो, कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जिनके अंदर जो है लो स्पर्म काउंट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, तो उनके केस में क्योंकि बैंक में जो है अगर वो थोड़े से स्पर्म जो हैं जो रिलीज होते हैं उनको जो है वो कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लिया जाए, तो ये फिर जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर होते हैं वहाँ उसके थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर स्पर्म बैंक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होते हैं कि जो मिलिट्री में जाते हैं ऐसे पर्सन जो देश के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अगर किसी तरह से कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो वहाँ पर अगर उनका जो है
स्पर्म जो है प्रिजर्व होंगे या बैंक में सुरक्षित होंगे तो वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और वैसेक्टोमी है, जैसे कुछ है वैसेक्टोमी जो है वो करवा लेते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है कि उनको जो है ओल्ड एज में बेबी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो स्पर्म बैंक से जो है कांटेक्ट कर पाते हैं। अब स्पर्म बैंक के अंदर स्पर्म कहाँ से आएंगे, कहाँ से उनको मिलेगा, तो वहाँ पर जो है जो मैन होते हैं, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो सीमन को प्रोड्यूस करके उनको सेल कर देते हैं, उनको हम स्पर्म डोनर के नाम से जानते हैं। स्पर्म जो है या तो परचेज किए जाते हैं और या कोई अदर पर्सन जो है वो अपनी स्टोरेज के लिए जो है वो बैंक से कांटेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी को अचीव करना है या प्रेगनेंसीज को अदर देन बाय सेक्सुअल पार्टनर की इनफर्टिलिटी के केस हैं, तो वहाँ पर जो है ये डोनर जो है वो काम आते हैं। स्पर्म डोनेटेड बाय द स्पर्म डोनर, उसको हम डोनर स्पर्म के नाम से जानते हैं। और प्रोसेस जो है वो स्पर्म को जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा करा जा सकता है, इसीलिए इसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब जो पार्टनर है उनसे अलग जो है थर्ड पर्सन है जो कि स्पर्म डोनेट कर रहा है। मेडिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखते हो तो जो प्रेगनेंसी है वो डोनर स्पर्म से वैसे ही अचीव होती है जैसे कि सेम प्रोसीजर सेम रहता है, कि प्रोसेसेस सेम रहते हैं, इवेंट सेम होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर के स्पर्म से जो है वो करवाते हैं, कोई भी प्रेगनेंसी में डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। स्पर्म बैंक में जब डोनर जाता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, 2 स्क्रीनिंग होती हैं, लेबोरेटरी स्क्रीनिंग भी होती है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि डोनर एलिजिबल है या नहीं है। स्पर्म को जो डोनेट करते हैं जो भी इंडिविजुअल है उनका ये देखा जाता है कि वो स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, उनकी एज जो है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, फिज़िकली वो हेल्दी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ मेडिकल और जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको जो है एलिजिबल जो है वो माना जाता है। तो इंटरव्यू करवाया जाता है, सैंपल की एनालिसिस की जाती है, उसके बाद उनके साथ एक्सेप्टेंस होती है और फिर वो रिपीटेड डोनर का काम कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, एक जैसे डोनेशन से पहले कि एलिजिबल हो गए हैं, जैसे इंटरव्यू हुआ उनसे, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो चेक कर ली गई, उसके बाद जो है उनकी कुछ और टेस्टिंग किए जाते हैं, जैसे उनका जनरल हेल्थ चेकअप होता है, उसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री नोट की जाती है कि वो किस किस तरह की उनको डिजीज़ हुई हैं या कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके जो ये प्रोसेस कह सकते हैं कि उनका एक नोट पूरा जो है सर्वे तैयार किया जाता है कि पेशेंट जो है जिनसे स्पर्म ड्राइव करना है उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई एलर्जी तो नहीं है, या उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई अदर इशू है, अगर वो सारी चीज़ें जो है वो एक नोट कर ली जाती है। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ब्लड जो स्पर्म डोनर होता है उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, HIV टेस्ट होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर है या कोई और डिसऑर्डर है तो वो पहले चेक किया जाता है। अगर किसी तरह की कोई डिसऑर्डर पाया जाता है तो उनको जो है इनएलिजिबल जो है वो कर दिया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में क्या कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसी कोई कंजेंशियल डिजीज़ जो कि डोनर के अंदर है तो वो पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सीमन की टेस्टिंग होती है कि नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका साइज़ क्या है, उनकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जो है
ठीक है। मोर देन 40% जो स्पर्म होते हैं वो मूविंग अगर है तो उनको ओके माना जाता है। ऐसे ही जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उनके डीएनए को जो है वो एनालाइज किया जाता है। तो कोई जीन डिफेक्ट अगर दिख रहा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट अगर दिख रहा है जो कि रेसिपिएंट के बेबी तक जो है जाने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सेक्सुअल हिस्ट्री की पर्सन की कैसी एक्टिविटी थी, रूटीन में कैसी सेक्सुअल एक्टिविटी है, या कोई ड्रग एडिक्शन तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है उसके अंदर, उसकी हॉबी कैसी है जी, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, पर्सनल हैबिट्स क्या है, या इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है नोट करने के बाद फिर डिसीज़न लिया जाता है कि वो पर्सन जो है, जो स्पर्म डोनर है, वो एलिजिबल है या नहीं है। जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तो एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाती है। फिर उसके बाद स्पर्म डोनर के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसमें स्पर्म बैंक और जो स्पर्म डोनर है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद जो है उनका सीमेन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसमें टिपिकली 6 to 24 मंथ जो है वो लगते हैं। जो क्या होता है कि सीमेन जो है एट ए टाइम भी लिया जा सकता है। एट ए टाइम का मतलब ये है कि किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो बैंक में वो अप्लाई करता है, और उसके बाद जो है बैंक जो जीन बैंक वाले स्पर्म बैंक वाले होते हैं, ये डोनर से कांटेक्ट करते हैं, और इतने 6 से 24 मंथ के बीच में जो है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितनी है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डोनर से कांटेक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है जो 6 मंथ का हो सकता है, या 24 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्लेस होगा, कौन से आवर्स में जो है डोनेशन होगी। स्पर्म डोनर जो है उसको स्पेसिफाई भी किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तक जो है किसी फैमिली में वो डोनेट करेंगे, ठीक है। और फैमिली का यहाँ मतलब है कि एज ए कपल हु में ईच बियर चिल्ड्रन फ्रॉम सेम डोनर, यानी कि हर दोनों जो है एक एक बेबी जो है वो, यानी कि एक कपल जो है 2 बेबी जो है एक ही डोनर से जो है वो ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंसेंट ली जाती है। अगर आपने उस सैंपल को या स्पर्म को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, उसमें भी कंसेंट जो है वो ज़रूरी होती है डोनर की। इसके अलावा जो डोनर जो हैं उस स्पर्म डोनर जो होते हैं उनको जनरली प्रोड्यूसेस एंड कलेक्ट स्पर्म एट ए स्पर्म बैंक क्लिनिक, ठीक है। वो प्राइवेट रूम भी हो सकता है, कैबिन, जिसको मेंस प्रोडक्शन रूम बोल देते हैं, डोनर कैबिन बोल देते हैं, या मास्टरबेटोरियम के नाम से जाना जा सकता है। तो प्लेस है, टाइमिंग है, सारी कंडीशन जो है पहले से डिसाइड की जाती हैं, उसके बाद जो है सीमन की कलेक्शन की जाती है। अब सीमन की कलेक्शन के बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद जो है उसमें स्टोरेज की जाती है। स्पर्म बैंक क्या है या कोई क्लीनिंग है, वो क्या करते हैं, स्पर्म की 2 तरह से स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि अनवॉश स्पर्म को ही एज इट इज़ पैक कर लिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वॉशिंग भी की जाती है। अब वॉशिंग मेथड मतलब होता है कि अब जैसे देखेंगे कि सीमन जो है उसको जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, बफर सोल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके अंदर से जो डेब्रिज हैं या प्लाज्मा है उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। अब इस अप्रोच में क्या होता है कि स्पर्म सेल जो है एक स्ट्रेस से होकर गुजरते हैं, जिससे उनकी जो सर्वाइवल ऑफ स्पर्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है आफ्टर फ्रीजिंग। और इन ऐसे वॉश्ड स्पर्म को जो है जो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का प्रोसेस है या आईवीएफ
का प्रोसेस है या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है अनवॉश्ड अप्रोच, जिसमें मोर फ्लेक्सिबल होता है कि फ्रीज कर दिया जाता है सीमन सैंपल को एज इट इज़, ठीक है। और उसमें जो नंबर ऑफ स्पर्म के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से नहीं होकर गुजरता, ना ही किसी तरह के सॉल्यूशन से होकर निकाला जाता है, तो एज इट इज़ उसको जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाती है। एक सैंपल से 1 से 20 वायल जो हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं वो, या स्ट्रोज जो है उनको बनाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी, क्योंकि अगर वो वॉश्ड है तो ज़्यादा सारी क्वांटिटी जो है उसकी बनेगी, अगर वो कम बनेगी। अगर वो अनवॉश्ड होगा तो ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो और इस तरह का जो अनवॉश्ड सीमन होता है उसको इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो वॉशिंग वाले को IVF में IUI में रखा जाता है। तो अगर वॉशिंग वाले सीमन है तो उसको क्या है, उसको मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अनवॉश्ड है तो उसको इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन में ही यूज़ होता है। अब यहाँ देखिए ये वॉशिंग का है, सीमन को मीडियम में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। जो मोटाइल स्पर्मेटोजोआ होते हैं जो कि बेस पर है, वो देखिए ऊपर जो है। अब यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा है या सेलुलर डेब्रीज है, उनको रिमूव कर दिया गया। अब स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्रोग्रेसिवली मोटाइल हो जाते हैं। फिर उनको कल्चर मीडियम में रख दिया जाता है, इंक्यूबेट कर दिया जाता है 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। तो वॉशिंग और नॉन वॉशिंग में यही होता है कि स्पर्म जो है, सीमन जो है, उनको कलेक्शन करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग है। अगर वॉश कर देते हैं तो मोटाइल हो जाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो वो डेब्रिस के अंदर नीचे जो है वो दब जाते हैं, यानी कि वो ऊपर सरफेस पर दिखाई नहीं देते हैं। फिर आता है इसके बाद एक और जो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती हैं, प्रोसेसिंग की, वो है क्रायो प्रोटेक्टेंट सीमन एक्सटेंडर। ये कंडक्ट किया जाता है, सीमन के सैंपल को फ्रीज़र में स्टोरेज के लिए रखा जाता है। सीमन एक्सटेंडर जो है उसमें स्पर्म सैंपल जो है प्रोटेक्ट रहता है। कैसे कि फ्रीजिंग है, ऑस्मोटिक शॉक है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है या सेल इंजरी है, वो उन सब से जो है वो बचा लिया जाता है। अब कैसे बचाया जाता है कि जब हम इनको फ्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है, जब फ्रोज़न स्टोरेज होता है। और ये आइस क्रिस्टल जो हैं, ये अगर इनको एज इट इज़ रख लिया जाए तो ये जब उनको थोइंग वापस जो है यूज़ करने के टाइम आते हैं तो ये क्रिस्टल जो है कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं स्पर्म को। तो अगर क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो डाला जाता है तो इस तरह की जो डैमेज है वो नहीं होता, एक प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। कलेक्शन ऑफ स्पर्म प्रिजर्व किया जाता है बाय स्टेबलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्पर्म सेल। उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहे, उसकी मोटेलिटी जो है इंटैक्ट रहे, उसकी DNA की इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे, ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाती है टू क्रिएट ए सस्टेनेबल वायबल इन्वायरमेंट। अब दो तरह के जो मीडियम है यूज़ किए जाते हैं फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। वन जो है उसमें क्या करते हैं, स्पर्म को एग योक फ्रॉम हैन से प्लस में ग्लिसरॉल के सोल्यूशन में रखा जाता है, और सेकंड में सिर्फ जो है ग्लिसरॉल के अंदर जो है वो रखा जाता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। ये किस तरह से देखिए, उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, फिर थॉइंग होती है, जो वार्निंग सोल्यूशन है उनके अंदर रख लिया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप से होके अब स्टोरेज क्या होता है कि सैंपल को प्रोसेस हो गया, ठीक है, उसको क्रायो प्रिजर्वेटिव
प्रोटेक्टेंट के अंदर जो है प्रोसेसिंग कर दी गई। अब क्रायो प्रोटेक्शन जो होती है स्पर्म की, उनको उसके बाद जो है उनको स्मॉल वॉयल या स्ट्रो के अंदर, जो कि 4.4 to 1 ml ऑफ स्पर्म होते हैं, उनको क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया जाता है इनटू लिक्विड नाइट्रोजन टैंक के अंदर। स्पर्म जो है वो फ्रोज़न हो जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको रखा जाता है। टू अप्रोच जो है वो यूज़ होती हैं। पहली एक कन्वेंशनल टेक्निक होती है जिसमें स्लो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा होता है विट्रिफिकेशन मेथड, जो कि फास्ट अप्रोच होती है स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन की, जिसमें जो लिक्विड को सॉलिड लिक्विड नाइट्रोजन को सॉलिड फॉर्म में बदल दिया जाता है। इसमें डिसएडवांटेज यही है कि जब उसको लिक्विड से सॉलिड में बदला जाता है तो कंटेमिनेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सैंपल जो है उनका साइज़ भी जो है वो छोटा हो जाता है, और ये हाई कूलिंग रेट को जो है वो इम्प्रूव, मतलब कि अब आप देखिए कि जब सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो उसका साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और साइज़ डिक्रीज़ हो जाने से क्या होता है कि वहाँ पर क्योंकि हाई कूलिंग जो रेट होती है उसको, अब साइज़ छोटा होगा तो कूलिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो इम्प्रूव कर देता है उनकी प्रिजर्वेशन के प्रोसेस को। तो इस तरह के आप देखिए वायल्स के अंदर, स्ट्रो के अंदर डाल दिया जाता है और उनको बड़े बड़े टैंक होते हैं उनके अंदर जो है वो रख दिया जाता है। इसके बाद जो है क्वारंटाइन पीरियड रहता है जो कि 6 मंथ का होता है। सैंपल को उसके बाद जो है थॉट किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। स्पर्म सैंपल जब हैं, जो वायल्स हैं या स्ट्रोज हैं, उनको रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं अप टू 30 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद जो जो भी उनको हैंडल करता है पर्सन, वो होल्ड करता है अपने हैंड में, और जिसके कारण वो रूम टेम्परेचर जो है से वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आ जाते हैं। फिर स्पर्म सैंपल को जो है एक बार अगर थॉड हो जाता है उसके बाद उसको फ्रोज़न नहीं करते हैं, और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज़ कर लिया जाता है, और जो कि फर्दर हेल्पफुल रहता है। इसके क्रायो प्रिजर्वेशन के अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग, जो कि सीमन की स्टोरेज में ही होती है। और इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर रेफ्रिजरेटर है उनके अंदर जो है इनको स्टोर किया जाता है, और ये सक्सेसफुल मेथड है एनिमल स्पीसीज़ के लिए, ठीक है। जो और डीएनए जो है इस प्रोसेस में जो है डैमेज हो जाता है। तो स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं अप टू 10 ईयर, और मैक्सिमम 55 ईयर तक स्टोर किया जा सकता है। और सैंपल को अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उसको डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है, या अगर सैंपल बचा हुआ है तो उसको जो है वो रिसर्च के लिए जो है वो डोनेट कर दिया जाता है। तो ये एक फ्रीज़र ड्रायर है, इसके अंदर जो है सब्सटेंस को रखते हैं तो जिसके कारण वो ड्राई हो जाता है। तो ये था स्पर्म बैंक। थैंक यू।